Hello students, welcome to Educate. So today we'll be covering the second chapter of class 12th history. Themes in Indian history का जो second chapter है वो हम complete करेंगे जिसका नाम था Kings, Farmers and Towns. तो अगर आपको याद हो इस चैप्टर के बिगिनिंग में हमने दो तीन चीजें समझी थी. ठीक है, जस्ट अ क्विक रिकैप. We had learnt about these topics. All right. जनपदास, महाजनपदास, महाजनपदास, जनपद और महाजनपद, साथ में संघ, राजा, ओलिगार्चीज, इनके बारे में भी हमने लुक अपॉन किया था इन टॉपिक्स में. नाउ वी हैड ऑल्सो स्टडीड द स्क्रिप्ट, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, पाली, प्राकृत, संस्कृत एंड खरोष्टी. ओके, इन स्क्रिप्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था. नाउ वी ऑल्सो केम टू नो अबाउट धर्म सूत्रास, वेदास, ब्राह्मणास, धर्म सूत्रास. ओके, वी हैड लर्न्ड अबाउट दीज टॉपिक्स. इनके बारे में हमने पढ़ा था. अब महाजनपदों में जब इनकी गिनती होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद, जैसा कि हमने यहाँ मैप में देखा था, यहां पे दे रखा था गांधार, तक्षशिला, कुरु, पांचाल, वज्जी, वृज्जी, वैशाली, मगध. नाउ व्हाई वाज मगध सो इंपॉर्टेंट? कल्टीवेशन, आर्टिजन्स, इनको टैक्स देना पड़ता था, और देयर वाज अ सोशल हायरार्की इन द सोसाइटी. वी ऑल्सो लर्न्ड अबाउट दैट. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम द पेजेंट्री हमने एक और चीज देखी थी. पेजेंट्री को हटा करके सबसे ज्यादा मगध, कोशाल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, इनके बारे में बहुत ज्यादा मेंशन होता है. सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? 16 महाजनपद थे. प्राकृत, अजातशत्रु, अशोका, इनके टाइम पे जो स्क्रिप्ट थी वो कैसे चेंज हो रही थी हमने वो भी देखा था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम अब आ जाते हैं आफ्टर लुकिंग एट राजगिर, जो कैपिटल था मगध का, हाउस ऑफ द किंग, फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी, और पाटलिपुत्र में उसको चेंज कर दिया था, जो मगध की राजधानी थी, जो मगध का कैपिटल था उसको. ऑल राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, एन अर्ली एम्पायर. सो यहां पे हम देखते हैं एन अर्ली एम्पायर. द ग्रोथ ऑफ मगध culminated the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, who founded the empire in circa 321 BC. ये डेट याद रखें, 321 BC. Extended control as far as northwest of Afghanistan and Balochistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga, present day कोस्टल ओडिशा. बैटल ऑफ कलिंगा, इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, बहुत ज्यादा सुना है. अपेरेंटली आफ्टर दिस पर्टिकुलर बैटल, इस लड़ाई के बाद, जहां तक अभी तक हमारे हिस्टोरियंस ने हमें बताया है, वी हैव गॉट टू लर्न दैट आफ्टर दिस बैटल किंग अशोका हैड अडॉप्टेड बुद्धिज्म फॉर सीकिंग द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ as far as we know up until now. We'll be studying about that further. Finding out about the Mauryas. अब मौर्यंस के बारे में पढ़ना और उनके बारे में समझना ये हम आगे देखेंगे. हिस्टोरियंस हैव इशूड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ठीक है, अब इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत लगाई है. उसके बाद ये कंक्लूजन निकला है. दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल फाइंड, स्पेशली स्कल्पचर्स, मतलब कि मिट्टी के बने हुए पुतले, जो कुछ ना कुछ उस टाइम पे सिंबलाइज करते थे. उनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस था, कोई साइन था. ऐसे ही नहीं पत्थर में चढ़वा दिया उसको.
उसका एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, लेट मी राइट इट डाउन, सो इट हैड पॉलिटिकल डोमिनेंस ये फैक्टर अटैच्ड था स्कल्पचर्स से। ये मीनिंग होता था कि अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते थे राजा उस टाइम पे स्कल्पचर्स बनवा करके और बहुत ज्यादा पत्थर की मूर्तियां बनवा करके। ऑलराइट, these include archaeological finds. Also valuable are contemporary works such as account of Megasthenes, जो ग्रीक एम्बेसडर था टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो ग्रीक आए थे, यूनानी, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है मौर्यन एम्पायर के बारे में। उनके भी अकाउंट्स हैं, बेसिकली व्हाट दे हैव सेड अबाउट दिस एम्पायर, व्हाट दे नो अबाउट इट एंड व्हाट दे थॉट अबाउट इट। उनको क्या लगा यहां पर आकर के उस टाइम पे 321 बीसी में, समवेयर अराउंड दैट टाइम जब मेगास्थीन्स आया था। देन वी गेट टू नो व्हाट द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाज रिगार्डिंग द एम्पायर। दुनिया क्या सोच रही थी, क्या चल रहा था उस टाइम पे। ओके, अनदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड इज द अर्थशास्त्र। एज मेंशन बिफोर, लास्ट क्लास में मैंने मेंशन भी किया था चाणक्य, कौटिल्य के बारे में, जिसने कि अर्थशास्त्र लिखे थे। हम सब ने अपनी घर में या फिर कोई ना कोई हमारा फैमिली मेंबर, आपने जरूर अपनी लाइफ में सुना होगा चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति का जो ऑथर है चाणक्य, कौटिल्य, उसने अर्थशास्त्र और द आर्ट ऑफ इकोनॉमी, की इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे एक देश की फंक्शन करनी चाहिए, अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड लिखा गया था अर्थशास्त्र। ऑलराइट, नाउ पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। ये मंत्री होते थे, मिनिस्टर होते थे चंद्रगुप्त के। बिसाइड्स, the Mauryas are mentioned in later Buddhist, Jain and Puranic literature as well as Sanskrit literary works. Now from what we know this was Sanskrit. अगर हम ये देखें उस टाइम पे संस्कृत को एक अलग कैटेगरी में ही क्यों रखा हुआ है? बुद्धिस्ट, जैन, पौराणिक, प्राकृत, पाली, खरोष्टी, इनके अलावा संस्कृत को एक अलग कैटेगरी में क्यों देखा जाता है? बिकॉज it was the language of the elite. Now social division had started. मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी सोशल डिवीजन तो होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बिकॉज वेद कंपोज हुए, स्क्रिप्चर्स कंपोज हुए, एक तरीके से पेजेंट्री, टैक्स कलेक्शन, जो कि उस टाइम पे स्क्रिप्चर्स थे, बहुत ज्यादा किंग्स को एम्फसाइज करते थे कि अपने सब्जेक्ट से, पेजेंट से, आर्टिसन से, कल्टिवेटर्स से, फार्मर्स से टैक्स वसूलें किसी न किसी तरीके से। ऑल राइट, नाउ संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एलिट एट दैट टाइम। वाइल दीज आर यूजफुल, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अब अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी डेट देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 272 या फिर 268 से लेकर के 231 बीसी तक। अब हम ये देख सकते हैं कि टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। एज एम एम्फोसाइजिंग इवन मोर, बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम पीरियड है ऐसे ही फंक्शन करता है। एज क्लोजर यू कम टू द क्राइस्ट्स बर्थ और डेथ, टाइम स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, एंड आफ्टर डेथ टाइम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल इस साल इस 2025 एडी, हम इसे एडी भी बोल सकते हैं, ऑलराइट, या फिर कॉमन एरा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो 2026 आएगा, बट बिफोर क्राइस्ट ऐसे टाइम चलता था। मूविंग ऑन रॉक्स एंड पिलर्स आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंगस्ट द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सोर्सेज हैं जो अभी हम जानते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या फिर किंग अशोका के बारे में भी। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सर्फेसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब, जो कि पत्थर में गढ़वाता था, काव करवाता था, हिज मैसेजेस, उसका जो फरमान होता था, जो उसका पैगाम था, जो उसका मैसेज था, जो वो कन्वे करना चाहता था लोगों को, ठीक है, उसके जो भी ऑर्डर्स होते थे या एनी मैसेज दैट ही हैड टू सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सर्फेसेस, नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स। पॉलिश्ड पिलर यानी कि एक खंबा पॉलिश करा हुआ, अशोक स्तंभ है बहुत फेमस, एंड
स्टोन सर्फेसेस, नेचुरल रॉक्स, नॉर्मल पत्थर है, पॉलिश्ड हो तो भी नहीं हो तो भी एक तरीके से रिफाइंड हो, उसके ऊपर इंस्क्राइब करके अपने मैसेजेस को पहुंचवाना. दिस वाज समथिंग यूनिक एट दैट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट 272 बीसी से लेकर के 231 बीसी तक. दैट्स द टाइम ये बहुत ज्यादा नई चीज देखने को मिली थी, स्पेशली इतने कॉमन. हालांकि पत्थर पे इंस्क्रिप्शंस बहुत पहले से हो रहे थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टाइम पे भी हो रहे थे, लेकिन इस टाइम पे स्पेशल ये था कि बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो चुका था. पहली बात. दूसरी बात, अपने सारे सब्जेक्ट्स को मैसेज कन्वे करने के लिए ये मेथड्स प्रेफर किए जाते थे. सो एनी रूलर हु सैंक्शनड दिस काइंड ऑफ मैसेज स्प्रेडिंग प्रोसेस थ्रू आउट हिज kingdom was something very new. That is why it's been mentioned here. All right. He used the inscriptions to proclaim what he understood to be dhamma. Dhamma. Dhamma का मतलब क्या होता है? धर्म. बुद्धिस्ट लोग, it's a Buddhist term. All right. यहां पे मैं मार्क कर देता हूं. Buddhist term for धर्मा और रिलीजियसनेस, राइचियसनेस, सही चीज करना, धर्म का काम, सही रास्ते पे चलना, दैट इज धम्मा इन बुद्धिज्म. सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट. ऑलराइट. दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना, जनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के प्रति दया भाव रखना, उनसे उनको एक्सप्लॉइट ना करना, उन्हें परेशान ना करना. एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, सन्यासी, हर्मिट, इसके लिए एक टर्म दिया जाता है इंग्लिश में, हर्मिट, जो दुनियादारी छोड़ छाड़ के, वर्ल्डली लाइफ छोड़ छाड़ के अलग रह रहे हैं. ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, स्लेव्स और सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करना. आपसे जो नीचे की कैटेगरी के लोग हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, किसी के लिए भी, चाहे वो उस टाइम का मर्चेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो उस टाइम का किंग क्यों ना हो, बाकी एक राजा के अंडर कई सारे रजवाड़े होते थे, छोटे छोटे राजा जो टैक्स कलेक्ट करते थे, या छोटे जमींदार होते थे, उनके लिए भी ये रूल था. एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन. अब देखो, अपने रिलीजन का और अपने बिलीफ सिस्टम का तो हर कोई सम्मान करता है, दे होल्ड इट वेरी क्लोज एंड डियर टू देम. बट दूसरे के रिलीजियस बिलीफ्स का, दूसरे के सेंटिमेंट्स का, दूसरा क्या सोचता है, किस धारणा में बिलीव करता है, उसकी पूजा पद्धति, वे ऑफ वर्शिप अलग है, उसको भी रिस्पेक्ट करना. ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ट्रेडिशंस अदर वंस ओन, ये आता है आपका धम्मा में. दीज वर द बिलीफ्स ऑफ एम्परर अशोका, हु केम आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, एंड हिज टाइम ऑफ रेनिंग was somewhere around 268 BCE to 231 BCE. All right, dates are important, concepts are important. I hope you're taking a note of this, and if it's visible, please do take a screenshot of this as well. आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा. All right, moving on. There were 5 major political centers in the empire. 5 बड़े political centers थे उसके पूरे एम्पायर में, किंग अशोका के एम्पायर में. अब हम उनके बारे में देखेंगे. पॉलिटिकल सेंटर्स, 5 जगह जहां से बहुत ज्यादा राजनीति कंट्रोल होती थी, राजनीति का गढ़ था, इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे पॉलिटिकल, आपके डिस्कोर्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे. सो द कैपिटल पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना. याद रहे, पाटलिपुत्र वॉज चेंज्ड फ्रॉम राजगीर इन बिहार. राजगीर उसका पुराना नाम था, उससे चेंज करके पाटलिपुत्र रखा गया, क्योंकि वो उसकी जो रीच थी वो थोड़ी रिमोट थी एज कंपेयर टू पाटलिपुत्र. इट वाज मच मोर एक्सेसिबल, लैंड वाज मच मोर फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन, एंड द वे इन विच इट वाज सिचुएटेड, एक नेचुरली फोर्टिफाइड एरिया मिल जाता था. ऑलराइट. एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी, ऑल मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस. अब जो अशोका किंग जो था, Emperor Ashoka had basically inscribed all of his messages for his subjects, for his fellow commanders, for his ministers. Each and everything was done on either stone, carved stone, polished stone, or polished pillars. But the thing was that in the capital, Patliputra, there were 5 major political centers where we find these inscriptions majorly. As we've studied before in the chapter previously, हमने ये देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्यों होती है इतने एंशिएंट टाइम को जानने के लिए.
अब हम ये इस तरीके से इसको डिसाइफर करते हैं कि इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल था, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस थे, उन इंस्क्रिप्शंस को बनाने के लिए क्या क्या लगा था। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव कम टू अ कंक्लूजन, उससे हमें पता चलता है कि भाई ये सेंटर्स थे, और वो सेंटर्स कौन से थे? पाटलिपुत्र, पटना, प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला अगर आपको मैप में याद हो, अगर आपको मैप में याद हो, तक्षशिला, तोशाली, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी। ऑल राइट, उज्जैनी एंड वी हैव मथुरा, तक्षशिला, राइट, दीज इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो यहां मैप में दे रखे हैं। ऑल राइट, देन वी हैव पाटलिपुत्र, वैशाली, वज्जी, वृज्जी, समवेयर अराउंड दिस एरिया, राजगिर जो लेटर ऑन पाटलिपुत्र बना, एंड वी ऑल्सो हैव स्वर्णगिरी। यहां पे जितनी भी एरियाज थे, यहां पे बहुत ज्यादा अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है। सो मूविंग ऑन, so we have noticed that in this particular time बहुत ज्यादा एक नए तरीके से इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग जगहों पे। द वे इन विच दे वर रिटन, स्क्रिप्ट, सारी चीजें भी डिफरेंट थी। ओके, सो मूविंग ऑन। ऑल राइट, आई होप दिस इज विजिबल। ठीक है, स्वर्णगिरी और मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। We find if we examine the content of these inscriptions, अगर हम इसके कंटेंट को देखें कि इसमें आखिर लिखा क्या, उसको एग्जामिन करें, उसकी गहराई तक थोड़ा जाने की कोशिश करें, we find virtually the same message engraved everywhere from the present and northwest frontier provinces of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand in India. Okay, could this vast empire have had a uniform administrative system? Historians have come to realize. Now, अब हम ये देखते हैं कि यार basically what happens is, जो messages थे, जो inscriptions में पत्थरों में जड़वा करके, पिलर्स में, अपने स्टैचूज में, स्टोन पे जो देखने को मिलता है from all of these parts, अब है क्या? as you've seen the मैप में हमें ये देखने को मिलता है कि भाई बहुत ज्यादा एक जैसे कह सकते हैं डिस्टेंस है जगहों के बीच में। All right, there's a lot of distance between the places, and from that we have come to a conclusion after examining carefully all the inscriptions and what was written in them, उसमें लिखा क्या था, that सारी चीजों में सेम बातें लिखी हैं, मोर और लेस सिमिलैरिटी है। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा दैट जो एक मैसेज का सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, आइडियल गवर्नेंस का अकॉर्डिंग टू द गुप्ता एम्पायर, द रूल्स आर प्रीटी मच द सेम बट इन डिफरेंट एरियाज। नाउ दिस कुड पॉसिबली इंडिकेट दैट एक इतना बड़ा एम्पायर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध एंड थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारा एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर, आंध्र प्रदेश तक, जो इंस्क्रिप्शंस मिलती है वो मोर और लेस सेम है। बट नाउ लुकिंग एट द लैंग्वेज, आप यहां देख सकते हैं लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। अब ये किस लैंग्वेज में लिखा था? मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन द प्राकृत लैंग्वेज। दिस इज इंपॉर्टेंट। एज आई से, ये जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, they're always important pieces of information, right? You must know what language was it in. Now it was in Prakrit language, right? While those in northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek. Aramaic.
Aramaic and Greek. If it's visible here, मैं यहां पे लिख देता हूं और just let me write it over there only. Aramaic is the older version जिसमें कि अरबी भाषा प्लस हिब्रू, अरबिक एंड हिब्रू, ये दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके एक एंशिएंट लैंग्वेज थी जिसका नाम था अरामैक. हिब्रू और अरबिक इसी से निकले हैं. ऑलराइट, जो इजरायली बोलते हैं दैट इज हिब्रू, जो अरब्स बोलते हैं वो अरबिक है. फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज द सेम लैंग्वेज विच जीसस स्पोक. जीसस क्राइस्ट जो लैंग्वेज बोलते थे अरामैक ही बोलते थे. इट्स अ वेरी एंशिएंट लैंग्वेज एंड इट इज लाइक बेसिकली आप कह सकते हो इट इज द मदर लैंग्वेज ऑफ अरबिक एंड हिब्रू. इस लैंग्वेज से ही दोनों भाषाएं निकली हैं. जैसे कि हिंदी हैज कम फ्रॉम संस्कृत, द वेरी सेम वे अरबिक एंड हिब्रू हैव कम फ्रॉम अरामैक. अब जब हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में अरामैक और ग्रीक में लिखा जाता था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्राकृत में इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं. ऑलराइट, मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ऑलराइट, प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट कौन सी? प्राकृत की, ब्राह्मी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो व्हाट द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेजेस. लैंग्वेज एक चीज है, उसकी स्क्रिप्ट होना एक अलग चीज है. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं हिंदी लैंग्वेज है, उसकी जो लिपि है या फिर उसकी जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी. ऑलराइट, अरबिक, फारसी, पश्तो, दारी, कर्दिश, ये सारी लैंग्वेजेस की जो स्क्रिप्ट है वो है अरबिक. ओके, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इनकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज रोमन. रशियन, यूक्रेनियन, बेलारूशियन, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इनकी स्क्रिप्ट है क्रेओल और क्रेल. ऑलराइट, नाउ द थिंग इज दिस वाज द स्क्रिप्ट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज. ओके, हाउएवर इन सम नॉर्थ वेस्ट वो रिटन इन खरोष्ठी, अनदर लैंग्वेज. नॉर्थ वेस्ट की कुछ एरियाज में आरामाइक में तो थी ही. अफगानिस्तान वाला जो पार्ट था जहां पे अशोका रूल करते थे वहां पे मेनली अरामैक मिलती थी, लेकिन खरोष्ठी भी मिलती है इंस्क्रिप्शंस में, वही लैंग्वेज. द अरामैक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान. दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. So, moving on. Historians have increasingly come to realize that this is unlikely. The regions included within the empire were just too diverse. Imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coast of Odisha. अब हम बात करें अगर before going forward, देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतनी बड़ी जगह के लिए नहीं हो सकता क्योंकि टेरेन बहुत अलग है. जो आपका टेरेन है अफगानिस्तान का, हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, बहुत रफ टेरेन है, हार्डली कुछ ग्रो होता है. एक्सक्यूज मी, हार्डली कुछ ग्रो होता है. एंड एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट कोस्टल ओडिशा, ये कलिंगा कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे लगता है, उसमें और यहां के पहाड़ों में बहुत ज्यादा फर्क है. ऑलराइट, नाउ लुकिंग एट द मैप, ब्रह्मगिरी, उड़ेगोलम, रजूल मंडगिरी, नितुर, गविमठ, मस्की, सनाती, सोपारा, गिरनार, चोलास, पांड्यास का यहां पे एम्पायर था. अब अगर हम यहां पे डायग्राम को देखें, रेड ट्राइंगल इज मेजर रॉक एडिक्ट्स, पर्पल स्क्वायर माइनर रॉक एडिक्ट्स, और जो सर्कल बना है ब्लू में वो पिलर इंस्क्रिप्शंस. मतलब यहाँ पे पिलर्स और खंबे ज्यादा मिले हैं, ट्रायंगल में पत्थर मिले हैं और स्क्वायर वाले में थोड़े छोटे पत्थर मिले हैं. सो फ्रॉम व्हाट वी कैन सी, एक्सक्यूज मी,
that major inscriptions, major rock inscriptions have been found in कलसी, शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, कांदाहार. अब अगर हम यहां पे देखें, दिस इज पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंट डे इंडिया, अफगानिस्तान, कांदाहार, गिरनार, सनाती, कलिंग, जौगद, शिशुपालगढ़. यहां पे मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले. माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस आर हियर. भावरू, बैरात, बहापुर, यहां पे स्मॉल रॉक इंस्क्रिप्शंस. एंड पिलर्स हैव बीन फाउंड इन सारनाथ. सबसे इंपॉर्टेंट पाटलिपुत्र, सारनाथ का आपको पता होना चाहिए. कौशाम्बी, यू मस्ट नो अबाउट दीज प्लेसेस बिकॉज यहां पे बहुत मेजर हिस्टोरिकल पिलर्स मिले हैं ऑफ अशोका और एम्परर अशोका ऑफ दैट टाइम. ओके, इट इज लाइकली दैट administrative control was strongest in areas around the capital and the provincial centers. Now, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जगह का, जैसा कि मैंने बताया पॉलिटिकल सेंटर है जहां से कंट्रोल या फिर पावर कंसोलिडेट होकर के फिर आगे डिसीजंस, जो मेजर डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, वो इंप्लीमेंट होते हैं. वो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर स्ट्रॉन्गेस्ट थे इसके आसपास. ऑलराइट, अब इसका रीजन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स. These centers were carefully chosen. अब इनको बहुत ध्यान से चुना गया था. बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी being situated on important long distance trade routes, while Suvarnagiri, literally the golden mountain, was possibly important for tapping gold mines of Karnataka. Okay, स्वर्णगिरी सोने का पर्वत, गिरी मतलब पहाड़, स्वर्ण मतलब सोना. स्वर्णगिरी के जो पहाड़ हैं वहां पे हमें जो ये ट्रेस मिलता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट सेंटर इसलिए था क्योंकि वहां पे गोल्ड माइंस थी. सोना निकलता था उस पहाड़ से, गोल्ड निकलता था. एंड अब इन जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स टू बी प्रिसाइज, दे वर चोजन वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से इनका चयन किया गया था. तक्षशिला और उज्जैनी ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के बीच में आते थे. यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, ये बिल्कुल बीच में पड़ता है. ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट तक्षशिला, तक्षशिला आपका इधर है. इफ यू कैन सी द बुक, अपनी बुक में आप देख सकते हैं या फिर आप वीडियो में देख सकते हैं. यहां पे तक्षशिला. अब यहां से यहां अगर किसी को ट्रेड करना है फ्रॉम हियर टू वेस्टवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये सेंटर पॉइंट बनता है. इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स एंड स्वर्णगिरी. सो जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वेदर मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस और पिलर इंस्क्रिप्शंस, we find them at important administrative centers because these inscriptions were not just mere inscriptions. They were basically there to carry on the message of the emperor to his subjects, to all the people and the ones working under him, जो उसके अंदर काम कर रहे थे. Right? So moving on. Communication along both land and riverine routes were vital for the existence of the empire. Journeys from the center of the provinces could have taken weeks if not months. देखो, पानी से ट्रैवल करना, नदी जो हुई है, नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे ट्रैवल करना ज्यादा फीजिबल और बेटर माना जाता था. टाइम सेविंग माना जाता था बिकॉज यू कुड कवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द वाटर कीप्स फ्लोइंग. लैंड ट्रेड भी होता था बट दिस वाज मोर प्रेफर्ड. ओके, दिस meant arranging for provisions as well as protection for those who were on the move. All right, it is obvious that the army was an important means for ensuring the latter. All right, आर्मी जो बेसिकली उसकी एग्जिस्टेंस थी, जो मिलिट्री की एग्जिस्टेंस थी, दैट वाज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन of you know how we say this, the trade that is going on. जो goods जा रहे हैं, जो बड़ा shipment जा रहा है या फिर जो एक तरीके से माल जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, जो लेकर के जा रहे थे, goods लेकर के जा रहे थे,
उसकी प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्रीज भी होती थी ताकि कोई डकैती चोरी ना हो. ऑल राइट. Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees. Important. What does Megasthenes mention? Mentions a committee with 6 subcommittees. एक कमिटी जिसके अंदर 6 सब कमिटीज हैं फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी. मिलिट्री एक्टिविटी को एक तरीके से कंट्रोल के अंडर रखने के लिए और जस्ट टू इंश्योर दैट स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग 6 सब कमिटीज वर फॉर्म्ड within one big committee that was there. All right. Of these, one looked after the navy, the second managed the transport and provisions, the third was responsible for foot soldiers, the fourth for horses, the fifth for chariots, and the sixth for elephants. Now, अभी हमें ध्यान से समझने की जरूरत है. अगर हम देखें of these, जो इनमें 6 सब कमिटीज थी एक बड़ी कमिटी में, उसमें जो पहली कमिटी है वो थी जल सेना, नेवी, जो पानी के रास्ते सिक्योरिटी रहे और ट्रेड अच्छे से हो पाए, ट्रैवलिंग अच्छे से हो पाए, उसको देखती थी. सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस. सेकंड जो था ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस, मतलब कि जाने की व्यवस्था, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्ट और उसकी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, provisions या फिर facilities provide करवाना. The second subcommittee was responsible for this. The third was responsible for foot soldiers. जो सैनिक पैदल चलते हैं और वॉर लड़ते हैं, foot soldiers जैसे कि infantry, basically infantry. All right, infantry. So this is what you have. Fourth for horses. घोड़ों की देखरेख के लिए कि कितने घोड़े कितने हॉर्सेस डिप्लॉय होनी चाहिए एक पर्टिकुलर रूट पे या फिर एक पर्टिकुलर सेंटर पे फॉर द प्रोटेक्शन एंड कैरिंग ऑन फॉर द स्मूथ ट्रैवलिंग और ट्रेड बिटवीन टू प्लेसेस. Horses were also one of the factors which was taken care of by the fourth subcommittee. All right, याद रखें. फिफ्थ फॉर चैरियट्स, 5वीं सब कमिटी थी चैरियट्स के लिए. जो 5वीं सब कमिटी थी उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके ऊपर जिम्मा था रथों का, चैरियट्स का. सिक्स्थ फॉर एलिफेंट्स, जो 6ठी सब कमिटी थी वो देखती थी हाथियों को, कि हाथी और एलिफेंट्स कितने डिप्लॉय होने चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में. सो अ क्विक रिकैप, जो पहली सब कमिटी है वो है नेवी, दूसरी वाली है ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस, तीसरी वाली है फुट सोल्जर्स, चौथी है हॉर्सेस, फिफ्थ चैरियट्स एंड सिक्स्थ एलिफेंट्स. याद रही एक सब कमिटी के अंडर 6 सब कमिटीज थी और ये किसने मेंशन किया था? मेगास्थीन्स ने. ऑल राइट. सो अशोक ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपगेटिंग धम्मा. हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया है. The principle of which, as we have seen, was simple and virtually universally applicable. Universally applicable भी थे, बहुत simple थे और बहुत आराम से इसको apply कर सकते थे, कुछ ऐसा complicated नहीं था इसमें. All right? This, according to him, would ensure the well-being of people in this world and the next. Special officers known as Dhamma Mahamatta were appointed to spread the message of Dhamma. Okay? Dhamma Mahamatta. स्पेशल ऑफिसर्स, जो कि जो धम्मा या धर्म की बात है इसको बड़े स्टेज पे लोगों तक प्रोपगेट करना, उन तक पहुंचाना कि इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे इस एम्पायर के अंदर, जो कि थे धम्मा महामत्तास. राइट, वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा. ओके, दैट्स वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, व्हाट द किंग्स ऑफिशियल्स डिड. So Swan. We'll read this first. Here is an excerpt from the account of Megasthenes, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा. एक सब कमिटी के अंडर 6 सब कमिटीज थी, उसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे. Excuse me. Of the great officers of state, some superintended the rivers, measure the land as is done in Egypt. ठीक है, जैसा इजिप्ट में होता था. तो ऑफिसर्स थे जो कि राजा ने डिप्लॉय करे थे, जो कि
जो रिवर रूट है, रिवरीन रूट है, उसकी ट्रिब्यूटरीज का रूट है, उसकी देखरेख के लिए, लैंड को मेजर करने के लिए कि कितनी जमीन है, कितनी बड़ी जमीन है, उसका डिवाइडेशन और उसका यूज एटसेट्रा, उसके लिए, एज डन इन इजिप्ट, एंड इंस्पेक्ट द sluices by which water is left out from the main canals into the branches so that everyone may have an equal supply for it. पानी का सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें जैसे एक तरीके से एंशिएंट इजिप्ट में होती थी, मेगास्थीन्स ने कहा, उससे एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हुए, ऑलराइट, he came to this study and this was something that he found out in the empire, in the Gupta Empire. Alright, the same persons have charged also the huntsmen and are entrusted with the power of rewarding or punishing them according to their deserts. जो कहीं भाग जाता है, कोई डिजर्ट कर जाता है, उसके लिए क्या सजा देनी चाहिए? The same persons have charged with huntsmen, शिकारी, और उसके साथ जैसे बाउंटी हंटर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ यू सीन द मूवी जैंगो अनचेन्ड, बाउंटी हंटर्स होते थे जो स्टेट डिप्लॉय करता था. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा कोई डेंजरस क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, कोई डाकू है, देयर इज अ डेकॉइट ऑन द लूज, अ वेरी डेंजरस और अ वेरी बिग आउटलॉ. टू हंट देम डाउन, द स्टेट व्हाट इट डज इज, वो लोगों को एम्प्लॉय करती है कि भाई तुम हमारे लिए इसको पकड़ करके लाओ. हंट्समैन, जहां पे इनकी बात हो रही है, with the power of rewarding or punishing them. All right, excuse me. They collect taxes and superintend the occupations connected with land, as those of the woodcutters, the carpenters, the blacksmiths, and the miners. Basically, जो लक्कड़हारे हैं, कारपेंटर थे, लकड़ी का काम करते थे, ब्लैकस्मिथ्स एंड माइनर्स. ब्लैकस्मिथ्स यानी लोहार, लोहे का काम करने वाले. दे कलेक्ट टैक्सेस, और इन लोगों का काम था, ये साथ में पनिश भी करते थे और टैक्स भी कलेक्ट करते थे पेजेंट्स, आर्टिसंस और क्राफ्टमैन से, जैसा हमने पहले पढ़ा था, जैसा कि हमने पहले देखा था. वी हैड रेड दिस इन द मेंशन ऑफ द धर्म शास्त्रास, उनका जो इंट्रोडक्शन था बाय द ब्राह्मण्स. सो हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर? ये एम्पायर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, एंड हाउ इंपॉर्टेंट वाज इट, कितना ज्यादा जरूरी था? ऑलराइट, when historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. India was then under colonial rule and was part of the British Empire. 19th and early 20th century historians found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting. Challenging and exciting, okay? आखिर क्यों? Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas include, as we have studied before, stone sculpture were considered to be examples of the spectacular art typical of empires. बहुत अच्छा आर्ट था, इसको डिसाइफर करना, इसको रीड करना, उसकी स्क्रिप्ट को, उसकी लैंग्वेज को, that was something there. All right, many of these historians found the message on Ashokan inscriptions very different from that of most other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious. Now, Ashoka जो emperor था, उसकी inscriptions में और बाकी kings की inscriptions में बहुत ज्यादा difference हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो अपना message convey करते हैं और क्या message convey करते हैं. So that is something that we see, and based on that, historians have come to a conclusion that basically Ashoka was a different ruler from other rulers. बाकी राजा जो अपना फरमान जारी करते थे वो डिफरेंट था फ्रॉम अशोका. ऑलराइट, suggesting that Ashoka was a powerful and industrious, also more humble than later rulers who adopted grandiose titles. बहुत grand titles यूज करते थे. It's a French word for grand. बहुत ज्यादा अपने आप को महान दिखाना, अपनी पॉलिसीज को जस्टिफाई करना. वेयर एज व्हाट अशोका सेड वाज प्रोपगेटिंग धम्मा और धर्मा. धर्मा को धम्मा कहा जाता है. डू नॉट राइट धर्मा इन दिस. इस कॉन्टेक्स्ट में आप धर्मा नहीं यूज करोगे, मीनिंग वही है, लेकिन व्हेन यू राइट योर आंसर यू राइट धम्मा, DHAMMA. ऑलराइट, which is the same thing, propagating, righteousness, uniformity, equality, and being nice to fellow humans or fellow people. All right.
So it is not surprising that nationalist leaders in the 20th century regarded him as a inspiring figure. Now, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे आगे जाकर के जब अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम मूवमेंट का, we get to see that basically what happened was that नेशनलिस्ट लीडर्स बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे अशोका से फॉर दीज वेरी रीजंस, क्योंकि बहुत ज्यादा राइचस था, धर्म की बात करता था और बाकी रूलर्स से डिफरेंट भी था. ऑल राइट, मूविंग ऑन. येट हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द मौर्यन एम्पायर, कितना इंपॉर्टेंट था इसके बारे में हम अभी देखेंगे. इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स, 150 साल तक मौर्यन एम्पायर चला था, विच इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. अब इस देश का इतिहास इतना बड़ा है, इतने सारे रूलर्स आए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एविडेंस 150 ईयर्स इज नथिंग. 150 साल कुछ नहीं है, इट्स जस्ट मे बी 1 century, 1.5 century, that's it. Besides, if you look at map 2, you will notice that the empire did not encompass the entire subcontinent. And even within the frontiers of the empire, control was not uniform. ठीक है? By the 2nd century BC, new chieftains and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. Now, what we need to look at is, देखो दो चार चीजें हैं. पहली बात, इस एम्पायर का जो रूल था, जो शासन था, वो बहुत छोटा था. पहली चीज. दूसरी चीज कि पूरे तरीके से इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर पाया था मौर्यन एम्पायर. देयर वर सर्टेन प्लेसेस where the Mauryan Empire could not reach. For example, if you talk about the entire Indian subcontinent, that includes parts of Bangladesh, Myanmar, and also as far as Afghanistan. Afghanistan में भी limited part था. All right. Even in the Indian part, कलिंगा को जीतने के लिए अशोका ने वॉर लड़ी थी, विच इज राइट विद इन दिस कंट्री, कोस्टल ओडिशा. ओके, सो दूसरी चीज ये. तीसरी चीज कि बेसिकली जितनी भी एरियाज थे जहां पे रूल था गुप्ता एम्पायर का, वहां पे मौर्यन एम्पायर उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल अच्छे से स्टैब्लिश नहीं था. देयर वर डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वर आल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस. अफगानिस्तान का ज्योग्राफिकल डिफरेंस और आपका उड़ीसा का बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत फर्क है दोनों में. तो ये 3-4 चीजें हमें देखने को मिलती हैं. और 2nd century BC से हुआ यह था दैट अपेरेंटली छोटे छोटे नए किंगडम्स, चीफ्टन्स, छोटे छोटे राजा रजवाड़े और ज्यादा ग्रो होने लग गए थे, जो बहुत लोकल थे और उनका कंट्रोल ठीक ठाक था अपने लोकल एरियाज में. गुप्ता एम्पायर बहुत बड़ा था. इट हैड अ वेरी वास्ट एम्पायर टू टेक केयर ऑफ, which became a burden or a difficult time later on, leading to its collapse, which we'll look at over here in this chapter. Moving on, new notions of kingship. अब जो नई धारणाएं हैं राजपाट को लेकर के, किंगशिप को लेकर के, वो क्या थी? ओके, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ. अब हम देखेंगे दक्षिण भारत की ओर, साउथ इंडिया की तरफ. द न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ, इंक्लूडिंग chiefdoms of the Cholas, Cheras and Pandyas. Okay, in Tamilakam, name of the Tamil country which included parts of present day Andhra Pradesh, Kerala, in addition to Tamil Nadu. अब इसको क्या कहा जाता था? तमिलकम कहा जाता था इन स्टेट्स को मिला करके. ऑल राइट, आंध्रा, केरला एंड तमिलनाडु प्रूव टू बी स्टेबल एंड प्रॉस्परस. ये बहुत ज्यादा स्टेबल और प्रॉस्परस थे, स्टेबिलिटी थी. और उसका रीजन क्या था? डेक्कन की जब हम बात करते हैं, दक्कन प्लेटू की, आंध्र प्रदेश, और उससे थोड़ा और नीचे जब हम आ जाते हैं, दिस वाज द रीजन विच विल बी स्टडिंग फर्दर. चीफ्स एंड चीफडम्स, छोटे छोटे रजवाड़े और उनके राजा कैसे अपने आप को गवर्न करते थे. अ चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजिशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी. अब ये होता क्या है कि लाइन टू लाइन, जैसे राजा का बेटा राजकुमार, फिर उसका आगे जाकर के वो राजा बनता है,
जरूरी नहीं था कि चीफ्स भी ऐसे ही बने. ही derives सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोक, जैसा कि मैंने बताया था, लोकल लोगों से, किनफोक आसपास के जो लोग हैं उसकी प्रजा से. हिज फंक्शंस में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, स्पेशल रीति रिवाज उनको कैरी ऑन करना, ऑलराइट, लीडरशिप इन वॉरफेयर एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स. बेसिकली अगर हम देखें तो इन मॉडर्न टाइम्स अगर आप समझना चाहो, एक सरपंच जो कि पंचायत का हेड होता है, मोर और लेस वैसी पोजीशन. यू कैन ड्रॉ सिमिलैरिटी बट डू नॉट राइट दिस इन योर आंसर. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए. ओके, ही रिसीव्स गिफ्ट्स फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स अनलाइक किंग्स हु यूजुअली कलेक्ट टैक्सेस एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स दीज अमंगस्ट हिज सपोर्टर्स. Generally, there are no regular armies and officers in a chiefdom. All right? Now, अब एक जो चीफ होता है एक चीफडम का, वो लोगों से टैक्स नहीं वसूलता, उनसे गिफ्ट्स लेता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए. अगर किसी की मतलब मान लीजिए ये अपने किनशिप के अंडर, विद इन हिज किनशिप, विद इन हिज स्मॉल चीफडम, दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, उसको सॉर्ट आउट करवाना, उनकी सुलह करवाना, ये काम होता था. अच्छे या बड़े रिचुअल्स जो होते थे पूजा पाठ के, उनमें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती थी इनको. दैट वाज व्हाट अ चीफ वाज एंड दैट्स हाउ ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अ किंग. ऑल राइट, वी नो अबाउट these states from a variety of sources. All right, for instance, the early Tamil Sangam texts, as we have read earlier, apart from Pali, Prakrit, Kharoshti and the Brahmi script, Sanskrit, तमिल और तमिलियन लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा एंशिएंट है. ऑलराइट, ये भी बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं. सो फ्रॉम तमिल संगम टेक्स्ट्स कंटेन पोएम्स डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड द वेज इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज, कि वो कैसे रिसोर्सेज प्रोक्योर करते थे और कैसे अपने प्रजा में या फिर अपने साथ के जो लोग हैं, जो उनके काम के लोग थे, उनमें बांटते थे. वो कैसे होता था, एक्सक्यूज मी. That is one thing. Many chiefs and kings, बहुत सारे chiefs और kings भी, including the Satavahanas, important name. इससे related भी questions आएंगे. Satavahanas who ruled over parts of western and central India. All right, west का और central का यानी कि पश्चिमी और जो central part India का उसको rule करते थे from 2nd century BC to 2nd century CE. Another maybe how much years, 400 years approximately, 400 साल. ठीक है, established. And the Shakas, 2nd century BC, and the Shakas, a people of Central Asian origin who established kingdoms in the northwestern and western parts of the subcontinent, derived revenues from long distance trade. Now we look at द मौर्यन एम्पायर. उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद सत्यवाहनास थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में उनका कंट्रोल बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश था. देन वी कम अक्रॉस द शाकास. शाकास जो थे वो जैसे कि हमने पढ़ा है सेंट्रल एशिया से थे. सेंट्रल एशिया उन कंट्रीज को कहा जाता है जो कि क्रेसेंट कंट्रीज थी फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट की, जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहां से लेकर के आपका नॉर्दर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, थोड़ा वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट, यहां पे इनका रूल अच्छे से एस्टैब्लिश था. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आपको पता हो, जो हिंदू कैलेंडर है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है: शक संवत, कली संवत एंड विक्रम संवत. शाका, जैसे यहां पे बड़ा शाका डायनेस्टी, शाकाहारी, वेजिटेरियनिज्म इस एम्पायर की देन थी. प्राइमरीली एक वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ डाइट आफ्टर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस एंड जैन इन्फ्लुएंस ऑल्सो. शाकाज ने बहुत ज्यादा से प्रमोट किया था, हेंस द वर्ड शाकाहारी, मतलब वेजिटेरियन. ऑलराइट, शक संवत भी एक कैलेंडर है जिससे कि हमारा पंचांग या फिर हिंदू कैलेंडर देखा जाता है. ओके, सो ये डेरिवेशंस यहां से आई हैं. ओके, देयर सोशल रिलीजन्स वर ऑफन ऑब्स्क्योर, बट एज वील सी इन द केस ऑफ सत्यवाहनास,
Once they acquired power, they attempted to claim social status in a variety of ways. अब जो हम देखते हैं, सत्यवाहनास सोशल स्टेटस के बहुत भूखे थे और उन्होंने बहुत पैंतरे और बहुत तरीके अपनाए अपना सोशल स्टेटस जमाने के सब कॉन्टिनेंट के अंदर. उसको हम आगे पढ़ेंगे. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी. जैसा कि हमने देखा था, द लास्ट सब कमिटी, जो छठी सब कमिटी थी एक बड़ी कमिटी के अंडर, as mentioned by Megasthenes during the empire of Ashoka or during the Mauryan Empire, we get to see Chandragupta Maurya के टाइम पे भी that elephants were an important part or played a crucial role within the military. How? The Arthashastra lays down minute details of administrative and military organization. This is what it says about how to capture elephants. अर्थशास्त्र, जिसका ऑथर कौटिल्य या चाणक्य था, जो कि इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए, हमारा किंगडम कैसे फंक्शन करना चाहिए, उससे रिलेटेड पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए, दैट वी गेट टू नो फ्रॉम अर्थशास्त्र. अब वो हाथियों को कैप्चर करने को लेकर के क्या उनके व्यूज थे, विल बी रीडिंग नाउ. ऑलराइट. Guards of elephant forests, assisted by those who rear elephants, those who enchain the legs of elephants, those who guard the boundaries, those who live in forests, as well as those who nurse elephants, shall, with the help of 5 or 7 female elephants to help in tethering wild ones, trace the whereabouts of herds of elephants by following the course of urine and dung left by elephants. Excuse me. So यहां पे हम देखते हैं कि 3-4 लोग जाते थे. एक जो हाथी का पैर बांधेगा, दूसरा जो बाउंड्री को सिक्योर करेगा, हाथी को भागने नहीं देगा, और दोज हु लिव इन फॉरेस्ट, जो वहां के लोकल जंगल में रहने वाले वहां के निवासी और आदिवासी हैं, उन सबको लेकर के एक हाथी को कैप्चर किया जाता था. जो बहुत ज्यादा जंगली हाथी थे, उनके लिए फीमेल एलिफेंट्स को एज अ बेट यूज किया जाता था, और उनके ट्रेसेस ट्रैक किए जाते थे उनके यूरिन और डंग से, उनके स्टूल से, उनके वेस्ट से. ऑलराइट. According to Greek sources, the Mauryan ruler had a standing army of 6 lakh foot soldiers, 30,000 cavalry, and 9,000 elephants. Some historians consider these accounts to be exaggerated. Excuse me. All right. अब यहां पे थोड़ी हमें conflict of opinion या फिर एक तरीके से हल्का mental conflict देखने को मिलता है. अब अर्थशास्त्र जो है बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं कि कैसे एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता है, लेकिन जो ग्रीक आप कह सकते हैं ग्रीक सोर्सेस थे, वो ये कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी. 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, सैनिक थे, 6 लाख सैनिक थे जो लड़ने वाले थे. 30,000 कैवलरी थी, जो घुड़सवार थे, घुड़सवार योद्धा जो हॉर्स राइड करके और हॉर्स के ऊपर बैठ करके लड़ रहे हैं, और 9,000 हाथी थे, 9,000 एलिफेंट्स थे. दिस इज व्हाट द ग्रीक टेक्स्ट्स मेंशन, बट मॉडर्न हिस्टोरियंस को लगता है बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड नंबर है, इतना नहीं था. राइट. ये नंबर्स बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बड़े बना करके ग्रीक हिस्टोरियंस ने उस टाइम पे दिखाए थे. ऑलराइट. सो right now we see emergence of small but powerful chiefdoms and chiefs. Now if you look at the Mauryan period, उसमें एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है वो है एरिया टू लार्ज टू गवर्न, और साथ में राइज और इमर्जेंस ऑफ लोकल chiefdoms and chiefs. All right. The way in which they collected their taxes, उनका रेवेन्यू कैसे रन कर रहा था, that was very different. उसमें बहुत ज्यादा फर्क था. All right. जिस तरीके से किंग्स कर रहे थे, स्पेशली व्हेन इट केम टू अशोका, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, governing them and having a uniform administrative system was not possible.
ये एक ऐसी चीज थी जो इम्पॉसिबल थी, एज वी स्टडीड प्रीवियसली. मूविंग ऑन, आई होप यू आर टेकिंग नोट्स. Now we will be studying divine kings, the role of divinity. किस तरीके से अपना कंट्रोल और अपनी डिवाइन पावर, जो कि बेसिकली इट्स लाइक, क्योंकि इनसे पहले अशोका था, अशोका ने बहुत ज्यादा इस पे एम्फोसाइज किया था अबाउट राइचियसनेस और धम्मा. उसके बाद जितने भी आने वाले किंग्स थे वो बहुत ज्यादा एम्फोसिस देते थे अपने आप को भी एज अ होली फिगर पोर्ट्रे करने के लिए और राइचियसनेस को पोर्ट्रे करने के लिए. और वो कैसे करते थे, उनकी प्रायोरिटी रहती थी अपने आप को एज अ डिवाइन फिगर पोर्ट्रे करने की. ऑलराइट, दैट वाज वन थिंग. सो अगर आप यहां देख सकते हैं, फर्स्ट वी लुक एट द डायग्राम्स. अ कुशाना कॉइन, किंग कनिष्का और साथ में एक डेटी, सीधा अपने आप को गॉड से कंपेयर किया गया है कुशान डायनेस्टी ने. ये भी एक ऐसी डायनेस्टी थी विच इमर्ज्ड आफ्टर द फॉल और द डिक्लाइन of the Mauryan Empire. Again, I would like to repeat, timelines should be clear. आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, so the timeline of the empire of Chandragupta Maurya, which was 321 BC. Then we have Emperor Ashoka, 268 to 231 BC. Basically, it did not last for more than 150 years. All right. चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था अशोका. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड सो फार. नाउ इफ वी लुक एट दीज डायग्राम्स, द इंस्क्रिप्शंस दैट वर फाउंड विद अशोका एंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे एज टू व्हाट एन आइडियल किंगडम शुड बी लाइक. एक आइडियल किंगडम होना कैसा चाहिए, उसमें और इसमें थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. वो डिफरेंस क्या है, राइचियसनेस और धम्मा, विच वर यूनिवर्सल रूल्स जो कि हर कोई फॉलो कर सकता था पूरे किंगडम में, थ्रू आउट द किंगडम. तभी उसने ऐसे कोड्स इंप्लीमेंट करे थे ताकि उसका जो एम्पायर है वहां पे जो इनहेबिटेंट्स है, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, चाहे वो उड़ीसा के हों, चाहे वो आपका मगध के हों, हर कोई उसको फॉलो कर पाए. बट एज वी सी द राइज ऑफ न्यू चीफडम्स, द वे इन विच दे गवर्न द सोसाइटी वॉज वेरी डिफरेंट. All right. So when we look at Satavahanas also, Satavahanas के बारे में हमने ये देखा, they also seek divinity and also by protecting their local kinship, जो उनकी हेल्प करते थे अपने chiefs की ग्रोथ के लिए. All right. Excuse me. Also we have seen that the Mauryan Empire also emphasized on trade. Trade बहुत लंबा था. There were foreign nationals from different kingdoms who used to come and observe what the kingdom was like. All right, Mauryan Empire कैसा होता था, कैसे अपने आप को गवर्न करते थे, उसके बारे में हमें देखने को मिलता है. Now, one means of claiming high status was to identify with a variety of deities. मतलब अपने आप को सीधा भगवान से कंपेयर कर देना. दिस स्ट्रैटेजी इज बेस्ट एग्जेम्प्लिफाइड बाय द कुशानास, 1st century BC to 1st century CE. Again 100 years. All right, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. Central Asia से ये भी थे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, Central Asian countries आपकी. All right, their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notions of kingship they wish to project are perhaps best evident in their coins and sculptures. Coins and sculptures. तो हम बात करते हैं कुशानास की, 1st century BC to 1st century CE. All right. Now we look at, before moving forward, the Pandya chief. Sengutuvan visits the forest. This is an excerpt from the Silipadikaram, an epic written in Tamil. Tamil jo society, this is again northwestern part of the subcontinent, stretching from Central Asia to parts of western and northwestern India, or the entire subcontinent.
Now we'll look at what the Tamil chiefdoms or chiefs were like. Okay, when he visited the forest, all right, people came down the mountain singing and dancing. Just as he defeated the show, respect to be victorious king, so did they bring gifts, ivory, fragrant woods, fans made of the hair of deer, honey, sandalwood, red ochre, antimony, turmeric, cardamom, pepper, etc. They brought coconuts, mangoes, medicinal plants, fruits, onions, sugarcane, flowers, areca nut, bananas, baby tigers, lions, elephants, monkeys, bear, deer, मस्क, डियर, फॉक्स और जितने भी जानवर हो सकते हैं. तो हमें ये देखने को मिलता है जो तमिल एपिक है, इट सिंपली सजेस्ट्स दैट जो चीफ्टन्स होते थे उनको बहुत ज्यादा एक हायर अथॉरिटी दी जाती थी और उनके जो लोकल किनशिप थे, उनके लोकल एरिया के, वो उन्हें गिफ्ट्स ऑफर करते थे, रिचुअल्स में उनको इन्वॉल्व करते थे और डिस्प्यूट्स में उनसे एडवाइस लेते थे और अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व या सॉर्ट आउट करवाते थे. So this was the chapter up until now. So most important thing, as I've emphasized also earlier, timeline and dates. आपको timeline बहुत ज्यादा clear होनी और बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आपकी timeline clear है, series of events की तरह सारा chapter आपका चलता जाएगा. All right. So this was the second part of the second chapter of themes in Indian history. All right. So in the next part, we'll be discussing this chapter further on in detail to make sure that you understand it and ace well in your exams. All right. Thank you, Team Educate.